ओके बच्चों, गुड इवनिंग। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम आज का। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 12 एटम्स। इट मे बी लास्ट लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। थ्योरी यहाँ खत्म हो जाएगी आज के लेक्चर्स में। बाकी हम जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए एक लेक्चर एक्स्ट्रा अरेंज कर देंगे। उसके अंदर आपके एग्जांपल्स के डाउट एंड जो बचे कुछ एक्सरसाइज के डाउट, एक दो लेक्चर जो भी जरूरत पड़ेगी। ओके ये चैप्टर में मैं डिटेल में नहीं गया हूँ। आपको पता है कि बहुत ऊपर ऊपर से, यानी कि जो टॉपिक ऑलरेडी खाली एनसीईआरटी में दिए वही मैंने ज्यादातर पकड़े हुए और जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट थे वो लिए हुए, राइट। इतना डिटेल में नहीं गया जितने आगे के चैप्टर्स के अंदर गया था। क्यों? जस्ट बिकॉज एक चीज तो फर्स्ट थिंग्स पहले ऑलरेडी ये चैप्टर 11th के अंदर केमिस्ट्री में आ गया है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप सेकंड टाइम सीख रहे हो। सो दैट्स व्हाई ऑलरेडी एक चीज आपको पता है तो उसमें टाइम बिगाड़ने का कोई मीनिंग नहीं है। तो बेहतर है कि एक दो लेक्चर हम दूसरे चैप्टर्स के अंदर एक्स्ट्रा डाल दे। ओके और यदि भी कोई भी टॉपिक में यदि पता ना चले तो प्लीज बिंदासली मुझे पूछ लेना, मैं उसको डिटेल्स में जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ऐसा संकोच मत रखना कि सर ये चैप्टर्स मुझे, यदि आपका ऐसा हो कि केमिस्ट्री में जब चला हो तब ध्यान नहीं दिया हो या फिर वीक रह गया हो तो भी बता देना, तो मैं डिटेल में जाऊंगा। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। अब डी ब्रोगली, वैसे डी ब्रेई ऐसा कुछ नाम है उसका। ओके कुछ यहाँ ग ब जैसा कुछ साइलेंट है, लेकिन उसको छोड़ देते हम। ओके उसके ऊपर ज्यादा कुछ फोकस नहीं करेंगे। पहली चीज तो इसको क्यों आना पड़ा मार्केट के अंदर। तो जब बोहर्स ने जो मॉडल्स बताया था, उसके पहले रुथरफोर्ड ने बताया था, उस सभी मॉडल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको वो लोग कुछ इस हिसाब से बिहेव करते थे जैसे वो पार्टिकल्स हो, राइट। प्रॉब्लम ये था कि तब उस टाइम पे जब बोहर्स ने एक्सप्लेनेशन दिया था अपना सेकंड पोस्टुलेट, जो उसने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम होती है, कितनी होती है बच्चों? NH अपॉन 2 पाई। अब बोर ने तो भाई बता दिया भाई कि कोई भी एटम्स ऐसे ही ऑर्बिट्स के अंदर घूम सकता है जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई यानी कि H अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल्स फॉर्म में होगी। यानी कि क्वांटाइजेशन का बेस तो उसने रख दिया, लेकिन वो इतना डिटेल्स में नहीं जा सका क्योंकि बोहर खुद भी बोल रहा है क्वांटाइजेशन मेरे काम का नहीं है। यानी कि क्वांटाइजेशन के लिए, यानी कि जो क्वांटम फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स के, उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो हम समझते हैं उससे कुछ उल्टा ही निकलता है। जैसे ये चैप्टर्स जो है एटॉम्स है, न्यूक्लियस है, ये सारे चैप्टर हम ऊपर चल चैप्टर्स ही समझते हैं। यदि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने के लिए ट्राई करेंगे ना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। दूसरी चीज, काफी सारी ऐसी चीज जो होती है आपको यानी कि आप इसलिए तो इस चैप्टर के अंदर देखो बोहर्स पोस्टुलेट, अभी जो समझ रहे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये है क्या एक्चुअली? ये कोई रूल्स नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये खाली जस्ट उन लोगों ने बताया था कि भाई ऐसा हो सकता है। बोहर ने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के फॉर्म में ही घूम सकता है, लेकिन उसका रीजन, उसका कैलकुलेशन, वो सब कुछ टफ था जो बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए। क्यों? जस्ट बिकॉज यदि ऐसा होता तो डी ब्रोगली तो आना ही नहीं पड़ता। अब डी ब्रोगली ने क्या किया, ये प्रूव करके बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, तब उस टाइम पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको खाली नेचुरली हम ऐसा मानते थे कि वो पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन को क्या मानते थे बच्चों? पार्टिकल्स फॉर्म में ही मानते थे ना, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है। अब द ब्रोगली आए, ओके ऑलमोस्ट 10-15 साल के बीच का गैप है, इतना ज्यादा यानी कि कम गैप भी नहीं है। द ब्रोगली ने क्या बताया, आगे के चैप्टर में ना डेविसन एंड जर्मर का एक एक्सपेरिमेंट आता है। ओके अभी हमने उस चैप्टर को स्किप किया हुआ है, ड्यूअल नेचर ऑफ, वो बहुत अच्छा चैप्टर था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने बीच में से कोई एक चैप्टर सेलेक्ट करना था, वो भी इजी चैप्टर, तो हमें एटॉम सेलेक्ट किया था। लेकिन जब आप आगे का चैप्टर जब सीखोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप और फील कर सकोगे। तो उस टाइम वो समझ रहे थे कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है। पता है ना सभी को, लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है। अभी तक हम ऐसा मानते थे ना कि लाइट वेव फॉर्म में है, अभी तक हम ऐसा ही मानते थे कि लाइट वेव फॉर्म में है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आया तब पता चला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बंडल्स फॉर्म में निकल रही होती। ओके उसको जब पैक बोलते हैं, पैकेट फॉर्म में एनर्जी होती है, फोटोन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? फोटोन क्या है? वन पार्टिकल्स का एक कंबाइंड पैक है।
तो ऐसे फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी निकल रही है, और यदि वो वेव नेचर होता तो इसका वेट होता, इसका मास, यानी कि वेव नेचर होता तो इसका मास वेट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फोटोन का खुद का मास होता है, यानी कि वो एक्चुअली क्या है, पार्टिकल्स है। तो यदि ऐसा हो सकता है कि जो वेव्स जो है वो पार्टिकल्स हो सकता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, द ब्रोगली ने उसके ऊपर वर्कआउट किया, तब पता चला कि यदि उस पार्टिकल्स, अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास वेट सब कुछ छोटा है और स्पीड ज्यादा है, तो जो पार्टिकल्स जिसका मास कम है और स्पीड ज्यादा है, तो आई थिंक आपको तो नहीं पता होगा, टाइम मशीन जिसको बोलते हैं, राइट, कि जब हम हमारी कैपेसिटी से भी ज्यादा स्पीड से जब भागने लगे ना, तो हम अपना नेचर खो बेचते हैं, यानी कि अभी हम पार्टिकल्स फॉर्म में है, उस टाइम हम वेव फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि हम खुद भी वेव बन सकते हैं, बट इट नीड्स टू बी हाई स्पीड। हेलो, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा मैं अंदर घुस रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स में, यदि ना समझ में तो बता दो, डायरेक्टली ऊपर चला डायरेक्टली। ओके, टॉपिक बहुत छोटा सा है, आधे पेज का ही, लेकिन मैं पूरा लेक्चर खींच रहा हूँ उसको। समझ में आ रहा तो ही बोलना, अदरवाइज मैं उसको स्किप कर दू। हेलो, यस सर, ओके, समझ आ थोड़ी रही है। कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और इसलिए आपको भी शायद, मुझे पता है कि थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? जस्ट बिकॉज मैं भी इतना क्लियर नहीं हूँ इस टॉपिक के बारे में। मैं नहीं, कोई फिजिक्स का टीचर्स जो होगा ना, वो इस टॉपिक के बारे में इतना तो क्लियर हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स वैसे ही अभी निकली हुई फिजिक्स है, जो साइंटिस्ट के लिए भी वो एक चैलेंज है कि उसको समझना। तो हम तो क्या चीज है उसके सामने। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो द ब्रोगली ने क्या किया कि द इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके पार्टिकल्स, उसके ऊपर रिसर्च किया, अपना थॉट बनाया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकली उसको प्रूफ नहीं कर सके थे, लेकिन मैथमेटिक, सॉरी, प्रैक्टिकली तो प्रूव नहीं कर सके, लेकिन उसके हाइपोथेसिस बता दिया भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यानी कि उसके हाइपोथेसिस थे। क्या हाइपोथेसिस थे? कि इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम है, और यदि वो हाई स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड से वो घूम रहा है, वेलोसिटी ऑफ मास, याद हो तो एक फॉर्मूला था, m/m0 माइनस v²/c²। यस सर। ये क्या कहना चाहता था कि यदि आपका मास वेलोसिटी, यानी कि लाइट की स्पीड से भी बढ़ जाए, तो मास भी चेंज हो जाता है। मास भी क्या होता है? चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है मास हमारा बच्चों? हमारी स्पीड लाइट की स्पीड से बढ़ जाए तो। अभी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन जब हम मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, तब ऐसा पॉसिबल है। ओके, बिग बैंग थियरी उसका ही एग्जांपल है, वन टाइप ऑफ, जो एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज की हुई थी। तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो हम पार्टिकल्स को वेव फॉर्म में समझ सकते हैं। अब वो ऐसी इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है, वेव्स नेचर्स, अलग अलग कलर्स दिख रहे थे, हाँ कि ना? स्पेक्ट्रम में हम क्या सीखे? अलग अलग कलर तो सीखे ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे चार्ज। अब यहाँ में यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ऐसा मत सोचो कि खाली मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं। मैं यहाँ अल्फा पार्टिकल्स की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं न्यूट्रॉन की भी बात कर रहा हूँ। ओके, समझ रहे हो ना? मैं यहाँ खाली इलेक्ट्रॉन के एक रेफरेंस के फॉर्म में ले रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन की जगह। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से वो तो पता चल गया क्योंकि उसके पास मास था, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से पास हो रहा है, तो वो भी पता चल गया, तो उसके नेचर वेव भी है। उससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली ड्यूअल नेचर धराता है, यानी कि उसके पास ड्यूअल नेचर, वो वेव भी है और पार्टिकल्स भी। ऐसे समझना होता है, ऐसे समझ सकते हो कि लाइक रोबोट्स मूवी के अंदर अभी जो रिसेंटली जो रोबोट्स ही आया था ना, आई थिंक, नहीं रोबोट्स नहीं था, कौन सा था? हाँ, रोबोट्स ही था, आई थिंक रोबोट 2। इसके अंदर आपको पता हो, छोटे छोटे मोबाइल्स को बना के वो पूरा विलन बन जाता है, अक्षय कुमार, हाँ कि ना? तो ऐसा समझ, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स एक साथ मिलके पूरा वेव बन जाता है। जैसे आपने काफी बार, अभी तो यहाँ आपकी नसीब, हमारा इतना नसीब तो अच्छा नहीं है, लेकिन गाँव गए हो तब देखा होगा, छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं ना, जो हम अपने घर पे जा रहे होते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो इतने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते बर्ड्स, लेकिन वो ऐसे जा रहे होते हैं कि आपको ऐसा ही लग रहा है कि कोई सिंगल बर्ड्स है बड़ा सा। यदि देखा हो तो, महसूस किया हो तो हाँ बोलो। यस सर, देखा है कभी किसी ने? बहुत Yes, सारे sir. बर्ड्स होते हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न्स होता है जाने का तरीका, तो आप ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटे छोटे बहुत ज्यादा बर्ड्स नहीं, एक बड़ा सा बर्ड्स है ऐसा शेप वाला जो जा रहा है।
तो यहाँ भी ऐसा ही क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे थे और इतने बंडल्स ज्यादा क्वांटिटी में इसी फॉर्म में वेव फॉर्म में आगे जा सकते थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को नेचर्स वाइज ड्यूअल नेचर गिना, मास और पार्टिकल्स और वेव नेचर्स, इसीलिए उसको काउंट किया जा सकता है। तो वही बेसिस पे द ब्रोगली ने अपने थोड़े से बेसिक फंडामेंटल दिए थे। वो बेसिक फंडामेंटल, अरे यार लिखना कहीं और था, लिख दिया कहीं और, चलो कोई बात नहीं। क्या थे उसके थियरी, क्या थी वो पहले देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द प्लैंक्स कांस्टेंट quantum theory, Bohr's quantized orbit, the Broglie suggested that every moving particles exhibit the wave nature, so also called electrons. यहाँ तो इन लोगों ने बहुत अच्छी बात बता दी, एवरी पार्टिकल्स। अब इसके बारे में हम बात तो वैसे ज्यादा नहीं करेंगे, एवरी मूविंग पार्टिकल्स। तो हम भी खुद पार्टिकल से यदि मूव कर रहे हैं तो क्या हम वेव है? क्या हम वेव है? No, sir. क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकते? यदि वेव है तो आपको पता है कि लेमडा इज इक्वल लेमडा वेव लेंथ यानी कि लेमडा है। इसका फॉर्मूला क्या आता था बच्चों? h/mv। हाँ कि ना? Yes, sir. हमारा खुद का मास है, हमारी खुद की वेलोसिटी है, h कांस्टेंट भी है। यदि वैल्यू डालो, मैं जो है मेरा मास 80 किलोग्राम हाई स्पीड से जा रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या मेरी वेवलेंथ नहीं मिलती? हेलो, क्या वेवलेंथ नहीं मिलती? सर लाइट की स्पीड से कम होनी चाहिए, क्यों? तभी वेव मिलेगी। हाँ, लेकिन फिर भी यदि मिल तो सकती है ना। चाहूं मैं, वैसे एग्जांपल दिया था 10⁻, अब कम रख दो बस 2 × 10⁻, नहीं मिल सकती। अब मेरी वेवलेंथ तो वेवलेंथ मिल सकती है, तो वेवलेंथ का मीनिंग क्या हुआ? मैं खुद वेव हूं ना यार। लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली नहीं मान रहे। देखो हम जो यहाँ उसने ये बता दिया कि एवरी मूविंग पार्टिकल, यदि कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स है और मूव कर रहा है तो वो वेव नेचर है। हाँ, प्रैक्टिकली वो उसको पॉसिबल नहीं कर सका। क्यों? कोई बता सकता है प्रैक्टिकली ये क्यों पॉसिबल नहीं है? थोड़ा सा उसके अंदर घुसो तो पता चल जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली इसीलिए पॉसिबल नहीं है। अब समझ लो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेरी खुद की, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। चलो, इलेक्ट्रॉन क्यों पास हो गया वेवलेंथ के अंदर, वेव वाली थियरी में? वो भी पार्टिकल्स है, तो मैं क्यों पास नहीं हुआ? कॉमन क्वेश्चन हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पार्टिकल्स है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो वो उसको वेव मान सकते हैं, हमें क्यों नहीं मान सकते? उसका रीजन ये है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों? 9.1 9.1 into 10⁻⁻. सही है। ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मास। हमारा मास कितना हो सकता है? इतना तो कम नहीं हो सकता है ना, एटलीस्ट 80 किलोग्राम होगा। हमारी वेलोसिटी चाहे तो चाहे आप इतना तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी चाहे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से जा सकते हैं बच्चों? उससे तो ज्यादा हो सकती है हमारे से, तो हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. तो उसी हिसाब से मैं यदि ज्यादा भी नहीं, चलो वो वेलोसिटी को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि वेलोसिटी तो हमारे हाथ में नहीं हमारे कंट्रोल में है, लेकिन मास हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, तो वेवलेंथ छोटी मिलेगी, हाँ कि ना? सॉरी, बड़ी मिलेगी, वेवलेंथ बड़ी मिलेगी। और यहाँ इस 80 किलोग्राम का यदि यहाँ वैल्यू डालू ना बच्चों, तो बहुत बड़ी मिलती है, और इतनी वेवलेंथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए तो हमें वेव नहीं मानते। इलेक्ट्रॉन में यहाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, -31। ये वैल्यू कम होने की वजह से वेवलेंथ बड़ी मिलती है, और वेवलेंथ मिल रही है बड़ी। अब देखो एकदम, अब लॉजिकली सोचे, मेरे पास एक चीज है जिसका मास 0.000001 है, तो क्या मैं उसको मान सकता हूँ वो चीज है? नहीं, क्योंकि वो उसका मास है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन है, उसका वेवलेंथ मिल रही है, जो रेगुलर रेंज में हो सकती है। दूसरी वेव यानी कि दूसरा कोई वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है उस रेंज में यदि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिल रही है, तो हम उसको वेव मान सकते हैं। लेकिन हमारी खुद ये इलेक्ट्रॉन की, मेरी खुद की वेवलेंथ इस रेंज में नहीं आ रही, इसलिए हम उसको वेव मान सकते नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं मान सकते। वेवलेंथ भले है फिर भी,
बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. चलो, तो ये चीज थी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिहेव मोर लाइक द वेव्स एंड वाइब्रेटिंग स्ट्राइक ऑन दैट पार्टिकल। वही चीज जो ऊपर बताई, वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव जैसा बिहेव कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल्स वेव कैन बी कैलकुलेट बाय द इक्वेशन। अभी जो मैंने इक्वेशन बताया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। द ब्रोगली ने ये फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इस वेवलेंथ, इस फॉर्मूला से हम किसी भी चीज की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब समझते हम द ब्रोगली का वो कॉन्सेप्ट। द ब्रोगली ने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा होता है, यदि वो ड्यूअल नेचर से, आपको पता है। तो हम कॉमन लॉजिकली बात करें तो यहाँ से गया और वापस यहाँ आया, यानी कि ये एक वेवलेंथ हुई। सिमिलरली यहाँ की बात करें, यहाँ से गया और वापस यहाँ आया, तो एक वेवलेंथ हुई, हाँ कि ना? Yes, sir. अब ऐसे कितनी है यहाँ, 1 2 3 4। अब ये तो जस्ट एग्जाम्पल बताया हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकती है ना वेवलेंथ उसकी। अब यहाँ से यदि r रेडियस है, इस एटॉम्स का रेडियस यदि r है, तो बच्चों इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, यानी कि जो टोटल लेंथ होगी वो 2 pi r. r इज इक्वल्स टू एक की n खाली लेमडा, यानी कि ये लेंथ हुई ना, वेव लेंथ पता है ना, लेमडा यानी कि ये वेव है वो ऐसे जा रहा है, ये उसकी वेवलेंथ हुई ना। हेलो, Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेमडा हुआ। जैसे कितनी वेवलेंथ है, 1 2 3 4, कितनी भी है वो पता नहीं, इसलिए हम एन लेमडा ले लेते। यानी कि ये फॉर्मूला बोलो पता चल गया कैसे आया ये n1 Yes, sir. ओके। तो ये फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला जो बोहर्स ने दिया था, लेकिन उसका कैलकुलेशन वो नहीं बता सका कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी एटॉम जब ऑर्बिट्स के, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के आसपास जो सॉरी न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है बच्चों? NH upon 2 pi. अब हम ये डिराइव करके बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम अब डिराइव करके दिखाएंगे। ओके, बोर्स ने ये बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई है, तो हम डिराइव करेंगे कि ऐसा हो ऐसा क्यों हो रहा है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू हमने डिराइव किया n लेमडा, हाँ कि ना? 2 पाई r इज इक्वल टू हमने डिराइव किया n लेमडा। बच्चों बोलो यार। Yes, sir. अब लेमडा का फॉर्मूला किसने बता दिया था? ये भाई ने, द ब्रोगली ने। दी ब्रोगली ने बता दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो वेव नेचर है तो उसका वेवलेंथ h अपॉन एम बी होता है। तो वो हम डाल सकते हैं h लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी। यहाँ यदि डाल सकते हो तो हाँ बोलो। Yes, sir. ओके, अब हम क्या करें आराम से, मुझे एल लाना है कुछ भी करके, एम एम को उस साइड लेके जाओ। एम 2 पाई नीचे ला देते और एम बी को ऊपर ले लेते। MVR याद करो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू r। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इनटू v इनटू r। साइन थीटा हटा देते हैं क्योंकि अभी हम साइन को नहीं मानते, अभी एंगल को छोड़ो, खाली वैल्यू के ऊपर फोकस रखो। तो L इज इक्वल्स टू MVR आ गया फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2। तो डिराइव हो गया, ये तो द ब्रोगली ने बता दिया कि कोई भी एटम्स। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर है, हाँ कि ना? क्योंकि उस वेव नेचर, और वो भी पता चल गया वो वेव नेचर इसीलिए है। अब हो रहा क्या, द ब्रोगली ने उसके रिगार्डिंग एक चीज बताई थी, यदि वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा है तो जहां से जाएगा वहां रिटर्न आएगा। ऐसा वैसे डिटेल्स में मैं थोड़ा जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। जी नीट का एक टॉपिक होता है मॉडर्न फिजिक्स, पूरा एक अलग, जनरली कोटा के क्लासेस वाले उसको अलग से चैप्टर मानते हैं। ओके चलो, ये यहाँ आ गया, देख लो, जहां से निकला था यहाँ आ गया। अब
दूसरी चीज क्या थी, यदि हम बोहर को मानते, बोहर ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं था, फिर भी यहां से निकला, यदि वो वेव नेचर नहीं होता तो ऐसा हो जाता, यहाँ हट जाता। हेलो, गुजरात बोर्ड की बुक्स में इसके अंदर बहुत डिटेल्स से बात की हुई है, आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ डिटेल में, आप एचसी वर्मा भी पकड़ लो तो एचसी वर्मा भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस टॉपिक को। ओके, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाना नहीं, अब ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जहां से गया वापिस आया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस वही ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है जिस ऑर्बिट एक्चुअली स्टेबल हो बच्चों। जो ऑर्बिट क्या हो, स्टेबल। जो ऑर्बिट क्या हो, स्टेबल हो, उस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर ही घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। अब यहां यदि वो स्टेबल होता तो स्टेबल कब हो सकता है बच्चों, कि जहां से निकला वहां आएगा तो ही वापस उसकी एनर्जी उतनी हो जाएगी ना, एनर्जी का फॉर्मूला है ना, जहां से निकला वापस वहां आएगा तो वापस उसकी एनर्जी उतनी हो जाएगी। यहाँ एनर्जी का चेंजेस हो रहा है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम एनर्जी फिक्स होती है, कीप इन माइंड। बोहर ने भले बता दिया था कि ऑर्बिट में घूम रहा है एनर्जी फिक्स है, नहीं 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 नहीं, एनर्जी में थोड़ा इधर उधर चेंजेस होता रहता है, मोमेंटम में भी थोड़ा चेंजेस इधर उधर रहता है। ओके, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, वापस एक पूरा रोटेशन घूमने के बाद वापस वो वही पोजीशन पे आ जाता है, तो वापस उसकी एनर्जी उतनी होगी, निकला था समझ लो 150 जूल लेके वापस आ गया 150 जूल, ऐसा हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन इस स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो स्टेबल वेवलेंथ उसकी होगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो स्टेबल, याद है स्टेबल वेवलेंथ के बारे में 11 चैप्टर्स के अंदर आ गया, वो नोड एंटी नोड याद करो। यस सर। मुझे पता है अभी याद तो नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल वेवलेंथ के अंदर घूम रही होती। यदि ऐसा नहीं होता और ऐसा कुछ होता, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी डेविएट करता तो क्या होता, एनर्जी यदि डेविएट करता तो वही पोजीशन पे आ नहीं सकता, क्योंकि वही पोजीशन एक फिक्स, देखो बोर्स ने क्या बता दिया था, ये पोजीशन है, उसकी फिक्स एनर्जी है, हाँ कि ना, इसकी फिक्स एनर्जी है, याद करो मैंने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मैंने बताया था, बोर्स ने ये चीज बताई थी, उसकी पोजीशन उसकी एनर्जी दोनों चीज बता दी थी। एनर्जी का फॉर्मूला है ना ये, इसके m² वाला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से इस पॉइंट की उसकी एनर्जी ये फिक्स है। घूम के आया वापस वहां आ गया, एनर्जी फिक्स हो गई, यहाँ था घूम के आया, यहाँ एनर्जी फिक्स हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ले रहा है दे रहा है ले दे रहा है, यानी कि फाइनली एनर्जी इतने में ही ले रही है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता और इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था, समझ लो यहाँ से निकला, वेव कंप्लीट करके यहाँ पहुंच के एंड हो गया, तो इतना जो गैप मिला ना उसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है, इसीलिए बोहर भी सही था, और ये जो डी ब्रोगली आया उसने उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, जिससे एटॉमिक फिजिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन निकली। मुझे पता है थोड़ा मैं अंदर घुस रहा हूं, ओके, छोड़ दो उसको, यदि पता ना चले तो टेंशन मत लो। द ब्रोगली एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा टॉपिक है, जितना मैंने समझा उससे 10% भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो जो आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से फोकस रखना है, बोर्ड के हिसाब से, तो इतना याद रखो, द ब्रोगली का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। भले कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन वेव है, नेचर है, पार्टिकल्स, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी का। हेलो, यस सर। ओके, बाद में ये सारे याद रख लो, पोस्टुलेट, एवरी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, वेव नेचर, बाद में पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं h/mv के फॉर्मूला के हिसाब से। बाद में आपको ये थोड़ा समझा देना है, एंगुलर मोमेंटम nh/2π का डेरिवेशंस बता देना है, और बाद में ये स्टेबल वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ओके, और ये डेरिवेशंस कर दो, तो इनफ हो जाएगा आपके लिए। ये थियरी में कोई डाउट नहीं है ना, थियरी खाली यही कहती है कि ये जो nh/2π जो बोहर्स ने बताया था भी एंगुलर मोमेंट nh/2π क्यों है, वो बस डिराइव करके दिखा रही है थियरी आपकी। ओके, वैसे हाइपोथेसिस है, कोई थियरी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। उसने भी ऐसे अपने तुक्के लगाए थे, हाँ, लेकिन वो तुक्के बाद में क्या हुए, सच हो गए थे। ओके, तो साइंटिस्ट तुक्के ऐसे नहीं लगाते, राइट, वो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही तुक्के लगाते होते हैं। चलो, कोई डाउट है आज की थियरी में, ये थियरी में? नो सर। यदि डाउट नहीं है तो आंसर देने का ट्राई करो।
चलो, अकॉर्डिंग टू द ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल Dual exhibit nature. Dual. वेव नेचर। अब बोलेंगे सर क्यों? द ब्रोगली ने वेव नेचर के बारे में बताया था, याद रखो, कीप इन माइंड। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पार्टिकल्स के फॉर्म में तो था ही। हेलो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स Yes, था। sir. द ब्रोगली का काम क्या था? उसको वेव प्रूफ करना, वो उसने प्रूफ कर दिया। समझ में आ रहा है? मूविंग पार्टिकल्स कौन सा नेचर है? तो वेव नेचर बताती है। ड्यूअल नेचर का मूविंग पार्टिकल्स तो पता ही है कि ये पार्टिकल्स है। ओके, ड्यूअल नेचर आप अपने हिसाब से सही हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को समझो। मूविंग पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर का है और मूव कर रहा है तो वो कौन सा नेचर दिखाता है? तो वेव नेचर दिखाता है। वो बताने का। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझा कि नहीं? हेलो, ओके, Yes, sir. आ गया. चलो इसका आंसर देने का ट्राई करो। H H upon upon MB. MG. इजी है। ओके, चलो। Which of the following parameters is the same for all hydrogen-like atoms and ions in the ground state? Hello. Which of the following parameters is same for hydrogen-like atoms and ion in the ground state? Ground state के अंदर क्या चीज कॉमन होती है? D. हेलो, Energy. कॉमन लॉजिक है यार। अभी समझे कि NH/2 ओके, चलो एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, गुजरात बोर्ड की बुक्स का न्यूमेरिकल लेकिन बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया था, तो मुझे इस टॉपिक के लिए न्यूमेरिकल्स बाहर की बुक से ढूंढने पड़े। चलो, electrons, hydrogen atoms revolving the orbit with radius around the nucleus, find the corresponding principal quantum number n using Bohr's quantum condition। n की वैल्यू फाइंड करनी है। n किस फॉर्मूला में आता था? 2 pi r is equals to, बोलो बच्चों, n लेमडा N आगे ना, H. तो मुझे n फाइंड करना है। चलो, तो 2 pi r by लेमडा, बोलो क्लियर? हेलो, Yes, sir. तो n, अब लेमडा यहाँ कहीं दिया है? देखो तो लेमडा कहीं दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो, एप्सिलॉन दिया है, एम दिया है, एच दिया है, ई दिया है, लेमडा तो दिया ही नहीं है। तो क्या करोगे लेमडा के लिए बच्चों? बोलो, आर दिया है, देखो आर दिया है, रेडियस upon M. दिया है, देखो आर की वैल्यू। तो मुझे खाली अब एक ही चीज फाइंड करनी हुई, लेमडा। कहीं से भी मैं लेमडा निकाल दूं तो बस मुझे आंसर में डाल देना है। पाई की वैल्यू पता है 3.14, आर रेडियस आपको दिया है 5.29 10⁻², लेकिन यहाँ लेमडा आपको नहीं दिया है। तो लेमडा के लिए मैं फॉर्मूला डालूंगा, जो एक ही फॉर्मूला मुझे याद है, H/mv। हाँ कि ना? क्या यहाँ Yes, sir. वेलोसिटी दी है? यहाँ कहीं वेलोसिटी दी है? No, sir. तो वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला डालूंगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता नहीं है सभी को। ये यदि याद हो तो बता सकते हो। याद है किसी को? अभी मैंने डिराइव करके दिया था क्विज सेशंस के अंदर, जो अभी ऊपर ने नीचे वाले कोई टॉपिक के लिए डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो तो बताओ, अदरवाइज मैं डिराइव करके बता दूं। ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? तो कॉमन लॉजिक है, कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों इसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। और Centripetal. दूसरा कौन सा? ऑलरेडी मैंने डिराइव किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया हुआ अभी तक इस चैप्टर्स के लिए, अदरवाइज फॉर्मूला याद रहता है यार। इतना टाइम दे रहे हम यार, इतना आपका रिकॉलिंग करा रहे हैं, फिर भी कुछ आउटपुट नहीं दे रहे हो हमें। हालत खराब हो जाएगी जब एग्जाम सिलेक्टेड कॉलेज में नहीं मिलेगा एडमिशन तब। इतना याद रखो, रेगुलर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है अब। वो जमाना गया जब 70-80% वाले लाख 1.5 लाख की जॉब कर रहे थे। अब जमाना गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को ही कोई कंपनी रखेंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनने के लिए हर रोज काम करना पड़ेगा। आपको पता नहीं, क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर फिट नहीं होते ना, तो उसको क्या कर देते? आईपीएल चल रही, काफी सारे अनफिट प्लेयर है। अनफिट का मीनिंग क्या?
कि उसने लॉकडाउन के टाइम पे अपनी बॉडी के लिए जो वर्कआउट करना चाहिए वो नहीं किया था, इसलिए आज वो अनफिट है। तो यार इतनी सी एक मैच के लिए भी उसको 3-4 महीने कंटिन्यूस वर्कआउट करना पड़ता है। तो यार आप तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम और सबसे बड़ी मैच खेलने जा रहे हो यार 6 महीने के बाद, तो उसके लिए आपको फिट नहीं रहना पड़ेगा, अनफिट होके जाओगे एग्जाम देने बाद में। अभी जो 1-2 प्लेयर जो निकल रहे हैं ना, ऐसे आप भी निकल जाओगे एग्जाम में से, रिजल्ट जब आएगा तो। यार कितनी बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में मुझे बोलना पड़ता है कि भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर रोज करो। कॉपी मार के बस भेज देते हो होमवर्क। यार मुझे अच्छा लगाने के लिए मत भेजो यार, नहीं करना है तो मना बोल दो, सर नहीं करना है। कॉपी मार के नहीं भेजना है किसी को। देखता हूं मैं अभी काफी सारे टाइम से मुझे बोलना था कि डायरेक्ट कॉपी मार के देखा, मैं देख रहा हूँ यार आपका होमवर्क चेक किया तो पता चल जाता है आप कॉपी मार के लिख रहे हो। 1-2 स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसे हो गए जो अच्छे से प्रैक्टिस करके लर्न करके वो होमवर्क भेज रहे हैं, बाकी कॉपी मार रहे हैं सारे। ऐसे नहीं रिजल्ट बनेगा कभी जिंदगी में। चलो mv² / r, अब यहाँ जेड ही है, यहाँ ई है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की बात की है तो ई है, आ जाएगा डायरेक्ट। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ ke² / एनर्जी है तो सॉरी फोर्स है तो r²। बोलो क्लियर? हेलो, यस सर। आर और ये कट हुआ, v² को मेन बना लो तो ke² 1/4 आता है। यहाँ वैल्यू भी दी है, लेकिन आई रिकमेंड कि के की वैल्यू रखो। ओके सीबीएसई वाले, इजी रहेगा आपको सॉल्व करना। बोलो आप कर सकोगे? v² की वैल्यू, v² की वैल्यू आएगी तो v भी वैल्यू मिल जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। v की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ डालोगे। h आपके पास है, मास भी दिया हुआ है, देखो देखो देखो, लैम्डा मिल जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। मैं अभी डायरेक्टली v की वैल्यू बता देता हूँ आपको, जैसे आपको सॉल्व करना हो तो आप कर सको। अरे यार नहीं दिया हुआ है, चलो v की वैल्यू भी यहाँ नहीं दी है तो v को एज यूजुअल रखे √ke²/mr। यहाँ में यदि v की वैल्यू को मैं बना लूं, यानी कि फॉर्मूला डाल दूं, तो h/m √ke²/m r, ये यहाँ डाल देता हूँ h/m √ke²/m। अब बस वैल्यू डाल के सोल्व करना है। n की वैल्यू यहाँ आंसर आ रहा है आपका समथिंग अराउंड 9.98 इंटू 10⁻⁸ आ रहा है। मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, आंसर 10 आ जाएगा। ओके, नियर अबाउट वैल्यू आया तो उसकी जो नियर अबाउट नेचुरल नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देना है। बोलो कोई डाउट है? सर हाँ सॉरी 10 नहीं 1 आएगा आंसर। आंसर 0.099 आ रहा है, 0.998 आ रहा है, तो इनकी वैल्यू हम 1 रखेंगे। हाँ बोलो, वही बोल रहा था ना? सर नहीं सर, ये क्वेश्चन में लास्ट में से ड्रॉ योर इनफ्लुएंसेस फ्रॉम रिजल्ट, मतलब सर क्या करना है? ड्रॉ, एक मिनट, ड्रॉ योर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रिजल्ट। एन की वैल्यू 1 आए तो सिंगल खत्म, ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट। ओके सर। ओके, जैसे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पूछा है तो बता देना कि भाई यदि मैंने देखा कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर ऑर्बिट नंबर ऑफ क्वांटम नंबर कितने 1 है। ओके ओके सर। यानी कि एक ये कौन से ऑर्बिट के अंदर है, n = 1 ऑर्बिट के अंदर है, बस इतना बता दो। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कौन से ऑर्बिट में है, n = 1। यदि n की वैल्यू 2 आती तो ऐसे बता देते इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ घूम रहा है, बाद में ऐसा करना हो तो कर दो। अभी यहाँ 1 आ रहा है ना, तो ऐसा ड्रॉ करना है ना, तो ऐसे कर सकते हो बस। ओके, ड्राइंग में। बोलो कोई डाउट है सम में, क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट? हेलो, समझ में आया? डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, पहले मुझे फाइंड करना था n = 2πr एंड लैम्डा वाले फॉर्मूला में से n की वैल्यू 2πr/λ, सारे डेटा दिया था लेकिन लैम्डा नहीं दिया था। लैम्डा का फॉर्मूला h/mv, लेकिन m दिया है, h दिया लेकिन v नहीं दिया था, और v के लिए मुझे जाना पड़ेगा mv²। तो यानी कि हम स्टेप के स्टेप वाइज जाए तो इस हिसाब से फॉर्मूला बना हमारे पास। पहले मैंने n का फॉर्मूला डाला, बाद में मुझे लैम्डा के लिए h/mv का, और v के लिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्बिया फोर्स दोनों का
कंपेरिजन करना पड़ा और उसमें से जो v वैल्यू निकला वो v यहाँ डाला तो ये लेमडा मिला, वो लेमडा यहाँ डाला तो n मिल जाएगा। ओके, स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना होगा सम पूरा आपको। श्योर? आई होप सभी को पता होगा, पता चला होगा। तो मैं आगे एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ। और वैसे तो यहाँ चैप्टर खत्म हो गया है, फिर भी एक न्यूमेरिकल से 5 मिनट बाकी है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है? यूजिंग द रीडबर्ग्स फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रम लाइन। कौन सी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एनर्जी ई का मुझे फाइंड करना है वेवलेंथ, hc अपॉन लैम्डा। रीडबर्ग्स वाला फॉर्मूला डाले? नहीं 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 नहीं, इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास, डायरेक्ट लेमडा वाला फॉर्मूला डाल देना, 1 अपॉन लेमडा वाला। याद करो कौन सा था? 13.6 1 अपॉन क्या था? n2 स्क्वायर माइनस बोलो तो 1 करो, upon n1 स्क्वायर आता था, n2 स्क्वायर नहीं था। ओके, अपॉन, चलो z है तो 1 डाल दे के डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, यस सर। तो ये आपको, यदि यहाँ लाइमन सीरीज है तो क्या करेंगे हम? एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हुई यार, इसमें ऐसा क्यों तो लग रहा है? 13.6 इंच एचसी नहीं आवे। लेमडा की वैल्यू डिराइव की थी ना हमने, 1 अपॉन लेमडा आर। आर की वैल्यू डायरेक्ट रख दे तो भी चलता है। 1.09 आर की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, ये अच्छा रहेगा। क्लियर है? 1.0977 हाँ, इसलिए कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, कुछ यानी कि वैल्यू तो सेम ही आएगी, कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया फॉर्मूला। ओके ओके, अब हम फाइनली कहां से कहां जाना है? कौन सा? ये लाइमन सीरीज है, तो आपको पता है कि कॉमन लॉजिक है 1 से ही कहीं जाने वाला है, सॉरी 1 पे ही आने वाला है। लाइमन सीरीज के अंदर क्या होता था बच्चों? सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा। याद करो, फाइनली जो हमारा n2 होगा वो 1 होता था। यस सर। यहाँ हम अभी n1 ले लेते। ओके, सही था तू। ओके, नाउ अब हमें यदि लैम्डा 1 फाइंड करना है तो यहाँ हम ले लेंगे 2। ओके, बाकी आर की वैल्यू तो पता ही है आपको, 1.097 10⁻⁷ बाद में हम 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 4 कर लोगे ना ये? तो अब तो उसका नाम देना हो तो क्या कर सकते? इसको लेमडा, यदि 2 1 ऐसा कुछ नाम देना हो ना, लाइमन, तो लाइमन 1 ऐसा लिख सकते हो। सेकंड लाइमन 2, फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रम लाइन फाइंड करना है, बाद में L3 और L4। बोलो कोई डाउट है? सेम टू सेम ये जो अभी जो किया है ना, वही का वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, सिमिलरली यहाँ यूज करना है, यहाँ का यहाँ, खाली यहाँ क्या चेंज हो जाएगा बच्चों?